नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग अमर में। और आज खास मेहमान है हमारे साथ, जो कि खास तौर से महाराष्ट्र के मुंबई शहर से आए। हमारे साथ हैं विक्रम। और विक्रम एक पोएट है, लेखक है, कविताएं करते हैं। तो विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमें रीच आउट करने के लिए। बहुत शुक्रिया अमर जी। विक्रम, आपकी जो जर्नी है, मैंने अभी आपकी जर्नी के बारे में देखा, सुना, और जितनी भी मैं इंक्वायरी कर सकता था रूपम ने बताया आपके बारे में। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि एक होता है ना कि इंसान तो बचपन में कुछ और होता है, फिर जवानी आते आते कुछ और करना चाहता है, स्कूल कॉलेज। पर आपकी ये जर्नी कैसे चालू हुई और इस चीज को लेकर आप जो फैशनेट दिखते हैं अपने काम में, अभी अपनी कविताओं में, ये कैसे आया? जी, शुरू से अगर मैं देखा जाए तो कुछ ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये करना है, ये बनना है। ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था, लेकिन कविताओं से लगाव मेरा काफ़ी छोटी उम्र से था। मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि बचपन में ना मुझे हकलाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, स्टेमरिंग की, और बहुत ज़्यादा वक्त तक मैं बात कर नहीं पाता था। तो फिर अचानक एक बार 12-13 साल की उम्र में एक कविताओं की किताब जब मेरे सामने आई, मैंने पढ़ना शुरू किया और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन का जो एक बहाव होता है वो मुझे महसूस हुआ कि अच्छा, अगर हम किसी से नहीं बात कर पा रहे तो हम ऐसे कागज़ से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद से ये सारी जर्नी चालू हो गई लिखने विखने वाली। बचपन में वही था कि पहले जैसे हर कोई शुरुआत करता है कि 2-4 लाइन लिख के, 2-4 लाइन वर्ड राइम करके ही बड़े खुश हो जाना कि हमने बहुत बड़ी चीज़ लिख दी है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे कवियों को पढ़ा, एक्सप्रेशन किया, तो वो फिर एक ज़िंदगी का पार्ट ही बन गया। लेकिन उसके बाद भी कुछ ये नहीं सोचा था कि हाँ इसको बाहर निकालेंगे, कभी वीडियो पे लेके आएंगे, कभी कुछ किताब निकालेंगे, कुछ नहीं। बहुत सालों तक तो ये बस एक बड़ी पर्सनल सी चीज़ थी, डायरी लिखने की तरह। वो तो मुंबई जाने के बाद थोड़ा सा देखा जब लोगों को कि हाँ ये सब स्टेज पे भी हो रहा है, तो फिर वहाँ से स्टेज वाला फूल भी खिल गया साथ में। आपने कहा कि मुंबई जाने का, तो आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, पंजाब का। अच्छा। और मेरी शुरुआती तो सारी कविताएं भी पंजाबी ही हैं। इवन हिंदी उर्दू तो मुंबई जाने के बाद ही लिखी है मैंने, पिछले 5-7 साल में ही। और पंजाबी जो कोर है वो पंजाबी ही है अपना आज भी। अच्छा, पंजाबी लोग तो मतलब कहते हैं कि उनका तो खानदानी पैसा होता है, या तो कनाडा जाएंगे या तो देश की फौज में जाएंगे, क्योंकि पंजाबी में खून ही होता है, गरम जोशीला खून होता है। तो पंजाबी शायरी में कैसे आप एकदम ये तो चीज सोचने वाली है। नहीं, पंजाबी शायरी में भी जाते हैं। अच्छा, पंजाबी रोमांटिक भी होते हैं? हाँ। ओ अच्छा, मतलब दो पैक लगने के बाद आपको क्या लगता है हीर रांझा की कहानी और ये सब कहाँ से आता है? पंजाब से नहीं आता है ये। मुझे तो वो लगता था ना कि 2 पैक लगाने के बाद अब पंजाबी में शाम को 2 पैक लगता है तो माहौल बनता है और चलो जी प्यार व्यार करें। नहीं, खैर मतलब मजाक एक तरफ, अगर हम फैक्ट्स की बात भी करें तो आपकी बात सही है। बाहर जाने वाले लोगों की गिनती और फौज आर्मी में जाने वालों की गिनती बहुत ज्यादा है पंजाब में आज भी। लेकिन उसके सिवा भी कुछ लोग हैं जो बाहर नहीं जाते, पंजाब फौज में नहीं जाते। नहीं, पंजाब में तो होता है ना, एक माइंडसेट होता है, हम तो कनाडा जाएंगे जी, हम वही व्यापार करेंगे। मेरे आसपास के लोगों का था, मतलब स्कूल टाइम से मेरे आसपास मैंने यही देखा है, कनाडा जाएंगे या तो फौज में जाएंगे या तो एक ट्रक खरीद लेंगे, ट्रक चलाएंगे, आइल्स करेंगे, बाहर जाएंगे। लेकिन मेरा कभी नहीं था, मेरे आसपास के लोगों का यही था, स्कूल में भी कॉलेज में भी। मेरा कभी बहुत ज्यादा बाहर जाने का रहा नहीं लगाव, और इसका मैं रीजन भी पिन पॉइंट नहीं कर पाता हूँ क्यों नहीं रहा, बस नहीं रहा। मतलब मुझे आज भी मुझे ये लगता है कि मतलब बाहर जाके क्या करना है, अपना देश ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे अपनी भाषाओं से दूर होके और मुश्किल हो जाएगी। नहीं, पंजाबियों ने तो कनाडा को भी इंडिया बना दिया है ना। ये तो अब कहने की बात है, लेकिन मतलब फर्क तो पता चलता है। अभी मुझे बम्बई से अमृतसर का ही बड़ा फर्क पता चलता है, कनाडा में तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, पंजाब आपने कविताएं शुरू की, जाहिर सी बात है आपके परिवार में से कोई नहीं होगा इस चीज में। मेरे परिवार होगा भी तो कोई बहुत पुराना होगा कि उसकी जीन्स आप में आ गई।
नहीं, कभी पूछा? मेरे परिवार में आर्टिस्ट हैं, राइटर पोइट कोई नहीं है, बहुत दूर तक। पेंटर वेंटर हैं, बहुत आर्किटेक्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं, वैसे वाले आर्टिस्ट बहुत है मेरी फैमिली। मतलब वो प्रोफेशनल है जो मतलब जिसकी पढ़ाई अवेलेबल है करना। देखो आर्टिस्ट जरूरी नहीं पढ़ाई से ही बनते हैं, और मैं तो कहता हूँ आर्टिस्ट पढ़ाई से बनता ही नहीं कभी। ठीक है, आर्टिस्ट पढ़ाई से नहीं बनते भाई, आर्टिस्ट तो जीवन के तजुर्बों से बनते हैं। अच्छा ऐसा बताइए, हाँ जी, पंजाब और मुंबई, हाँ जी, दोनों फाइनेंशियली बहुत डिफरेंट सिटीज हैं। हाँ जी। तो एक राइटर, एक आर्टिस्ट के लिए स्टार्टिंग में मुंबई में सरवाइव करना, अक्सर हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुना है, इंटरव्यूज में सुना है कि लोग बहुत सरवाइव करते हैं वहाँ, खासतौर से जो आर्टिस्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते भी हैं तो उनको काम नहीं मिलते, इट्स लाइक जो सरवाइव कर पाए। तो आप तो शायरी करते हैं, और शायरियों का तो मैंने सुना है कि जो इस तरह के शायर होते हैं जो पोएट्री करते हैं, उनकी तो इनकम भी इतनी नहीं होती है, तो कैसे इतना सरवाइव कर पाते हैं आप? देखिए, हम अपनी शायरी पे इतना बोझ नहीं डाल सकते कि हम उससे मतलब पैसा भी एक्सपेक्ट करें, हम उससे फेम भी एक्सपेक्ट करें, हम सब कुछ सारी जिंदगी की सारी चीजें हम शायरी से ही एक्सपेक्ट करें। शायरी से जितना आता है, उसके अलावा बाकी के काम भी करते हैं हम। और जहां तक मुझे पता है कि जिन बड़े शायरों की हम बातें करते हैं, शिव कुमार बटालवी, दिनकर जी, ये भी शायरी के सिवा बाकी काम करते थे। हाँ, और भी काम करते थे, कोई टीचिंग करता था, कोई बैंक की जॉब में था, कोई कुछ करता था। तो ये जो सोच है ना कि अगर मैं शायर हूं तो नहीं, मुझे शायरी से ही सारे पैसे कमाने हैं, ये सही नहीं है, फिजिबल नहीं है। वो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बहुत कठिन काम है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। और मुझे लगता है कि आपकी शायरी में भी रंगत खोने लग जाएगी अगर आप सारा बोझ उस पर डाल देंगे। तो आपकी शायरी को जिंदगी की जरूरत है, आपकी जिंदगी को शायरी की जरूरत नहीं है। बात बहुत गहरी है, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आई। जो चीज इंसान के समझ में नहीं आती वो बात गहरी हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक रिच जिंदगी जिएंगे तो आपकी शायरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा वाला रिच नहीं, मतलब एक्सपीरियंस नहीं भाई, मेरे लिए पैसा वाला रिच, एक्सपीरियंस वाला रिच का कुछ नहीं करना है, एक्सपीरियंस से घर नहीं चलता, एक्सपीरियंस वाला रिच। अच्छा एक बात बताइए, आजकल जो जितने भी शायर उठ रहे हैं सोशल मीडिया के जमाने में, जैसे जाकिर खान हो जी, और समय रैना हो, वो भी शायरी ही करता है एक तरह की देखा जाए, हालांकि उसकी शायरी पे कंट्रोवर्सी बहुत होती है। इन तरह के जो शायर होते हैं, कुछ अच्छे शायर हैं, कुछ बहुत बेकार शायर हैं जो एकदम महफिल जमा देते हैं। क्या लगता है इस सोशल मीडिया के आने के बाद इनकी शायरी ज्यादा उठ रही है, ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, ज्यादा इनकम आ रही है, या ये पहले से थे जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था? शायरी मुझे लगता है हमेशा से एक जैसी रही है। सोशल मीडिया से ना, देखो सोशल मीडिया एक मीडियम है, ठीक है, मतलब शायरी पहुंचाने का या कोई भी चीज़ पहुंचाने का। जब सोशल मीडिया नहीं था उससे पहले और मीडियम्स थे, अखबारों में छपती थी, मैगजीन में जाती थी, किताबों में जाती थी। अभी सोशल मीडिया है तो उसकी वजह से एक मीडियम है, लेकिन इजी मीडियम है कहा जाए तो। इजी तो देखो वक्त बताता है ना, कि अभी आपको इजी लग रहा है, ठीक है, कल को कुछ और इजी आ जाएगा इससे, और तो फिर आपको इजी नहीं लगेगा सोशल मीडिया। वो तो अब जैसे जैसे वक्त की तौर है उसके साथ चलना पड़ता है ना। अभी मैं कल ही न्यूज पढ़ रहा था कि जो सोनी के सबसे पहले वाले वॉकमैन आए थे, वो कैसेट वाले, वो बंद हो गए हैं। बिल्कुल, है ना। अब आ गया वक्त की वो बंद हो गए, उनकी नहीं हो रही सेल उनकी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जिस टाइम पे वो एंजॉय किए होंगे लोगों ने, हाँ, उस तौर के वो उनको बढ़िया नहीं लगे होंगे। तो वही है, मतलब सोशल मीडिया का भी ऐसा है कि अभी पेनिट्रेशन हो रहा है, अभी गांव-गांव तक फोन पहुंच रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे वहां भी आपको मतलब ऐसे छटने लग जाएंगी चीजें, अच्छी ये है, ये बुरी है, अपने आप वहां भी आपको हो जाएगा मतलब समझ चीजें, मुझे लगता है। अच्छा, एक शायर का दिमाग, आपने कहा कि छत रही है दिमागी रूप से आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हर चीज को पहलू को देख रहे हैं, इतनी बातों में आपकी गहराई झलक रही है। एक शायर का दिमाग में ये समझना चाहता हूँ किस तरीके से चलता है, क्योंकि अभी मैंने एक शायर है, वो भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, उनकी बुक भी आई एक ये टेम्पल टू टनल करके इसी साल, नाम है सविता सिंह से भी उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। उनसे भी मेरा एक यही सवाल था, जेन्युइन सवाल था और लॉजिकल मेरे को लगता ही है
कि शायर के दिमाग में चलता क्या रहता है हर समय, इतना सीरियस क्यों दिखता है शायर हमेशा? देखिए, मैं हर शायर के बारे में तो नहीं बता सकता कि उसके दिमाग में क्या चलता है। मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ। मुझे लगता है बाकियों से सिर्फ ये एक चीज थोड़ी सी अलग है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन जो नाम की एक चीज होती है ना, वो 24 घंटे चलती रहती है हमारे अंदर। सेल्फ रिफ्लेक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर अभी मान लो यहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा मैंने देख लिया, मुझे अंदर से गुस्सा आया बहुत, नहीं ये नहीं होना चाहिए, है ना। जो मुझे अंदर से गुस्सा आया है ना, आएगा मुझे भी बाकियों की तरह, लेकिन मैं रात तक ना उस बात को सोचता रहूंगा कि यार ये गुस्सा मुझे क्यों आया, ऐसा क्या है मेरे अंदर जो ये झेल नहीं पा रहा, ये गुस्सा क्यों आया। तो वो जो क्यों है ना, वो आपको खुद के बारे में बहुत चीजें सिखाता है कि आप किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है एक वो चीज है जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, जहां से मेरी शायरी उपजती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने गुस्से को कहा कि ये गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप पूरे मेरा जैसा आदमी गुस्सा करता ही नहीं है। मतलब मुझे गुस्सा आता ही नहीं, मेरा माइंड चलता है कि हाँ जो हो रहा है होने दो, भाग में। तो आपको उसका भी मनन करना चाहिए, उसका भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए कि मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता है। मतलब शायद इसलिए भी नहीं आता है कि मैं अपने काम में इतना उलझा हुआ हूँ, अपनी लाइफ में इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे अब अपनी लाइफ देखने नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है उससे फर्क ही ना पड़ता हो। वो भी ठीक है, उसका भी मनन करें फिर, है ना। आप समझ रहे हो कि अगर आपको गुस्सा नहीं आता है, आप इस बात पे अगर रिफ्लेक्ट करोगे ना, इससे भी बहुत सारी शायरी निकल जाएगी। मतलब आपका रिफ्लेक्शन जरूरी है, रिफ्लेक्शन जरूरी है, और 24 घंटे आपकी चीजें निकल शायरी में ही दिमाग में रहता है। ऐसा नहीं है शायरी में रहता है, जिंदगी में रहता है। वही जो बात मैंने बोली पहले कि शायरी को जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी को शायरी। अच्छा, शायरी के अलावा एक होता है ना, ये तो हर एक आर्टिस्ट से पूछते हैं, मुझसे भी लोगों ने पूछा है कई बार की अर्निंग ऑफ सोर्स क्या है। हालांकि पूछने में मेरे को बहुत अजीब सा लगता है कि इसी की अर्निंग ऑफ सोर्स जान के हमें क्या करना है। पर एक शायर हो आप, और बहुत कम वक्त में हम लोग जल्दी कनेक्ट हो गए। कई तो ऐसे 1 साल में भी कनेक्ट नहीं होते। हाँ रूपम, आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल 1.5 साल से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रही हो आप। तो ये कैसे, मतलब अर्निंग ऑफ सोर्स कैसे आता है इंसान का, एक शायर का? अर्निंग ऑफ सोर्स शायर का कहाँ से आता है, या शायरी के अलावा? वही यार, जब एक शायर सिर्फ एक शायर नहीं होता ना, एक शायर और भी बहुत सारी चीजें होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं प्रोडक्शन का काम भी करता हूँ, मैं फ्रीलांस राइटिंग भी करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब्स भी की हैं मैंने जीवन में, मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है। मतलब हम अपने आप को एक बक्से में बंद नहीं कर सकते ना। एक आर्टिस्ट अपने आप को नहीं बंद कर सकता, राइट। कॉर्पोरेट जॉब तो उसके लिए एक बक्सा ही है, देखा जाए तो। ये क्या बक्सा है? कॉर्पोरेट जॉब जरूरी नहीं, अगर आप उसको बक्सा समझेंगे तो फिर वो बक्सा बन जाएगा, अगर आप उसको एक मीडियम समझेंगे तो फिर वो मीडियम रहेगा। फिर भी एक पाबंदी तो हो जाती है ना दोस्त। क्या? एक पाबंदी तो हो ही जाती है ना कॉर्पोरेट में, अगर आप जॉब कर रहे हैं। पर आप पाबंदी यहाँ पे है सारे, यहाँ पे जितना आजाद महसूस करोगे उतना तुम हो। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं क्योंकि मैं इस चीज पे डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीज डिबेट की बात नहीं है, ये डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है मेरे हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि आप जॉब में होते हुए भी 10 काम और कर सकते हैं उतनी ही आजादी से, अगर आप जॉब को देखिए। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन समझे, मैं आपकी इस बात से वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि जॉब के साथ आप कोई दूसरी चीज कर सकते हैं। क्यों नहीं वाकिफ रखता, मैं बताता हूँ। अभी हम दिन में हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको वेट किया, राइट। अब आप 2 बजे आए, 10 बजे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ, अवेलेबल हूँ। अब जॉब में क्या होता है ना, आप दिन देंगे, आप इस दिन आ जाइए, मुझे जॉब भी देखनी है, मुझे काम भी देखना है, फिर मुझे अपने सीनियर्स को जवाब भी देना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, बीमारी का बहाना बनाना है, क्योंकि जनरल रीजन को वो छुट्टी नहीं देंगे। अरे तुझे काम कर ले यार, काम अच्छा है। तो ये चीजें पाबंदी हो जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने साल कॉर्पोरेट जॉब की हुई है। आप इसको पाबंदी की तरह देख रहे हो, मैं तो इसको मौके की तरह देखता हूँ इस चीज को। चलो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं लड़ सकते भाई, मैं इस टॉपिक पर लड़ाई नहीं हो जाती है मेरी, मैं नहीं कर सकता। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा जी,
आगे अभी आप जिस एज में है, यंग एज है, क्योंकि हम सबकी एज रुकी तो नहीं रहेगी, हमें एक एज पे लगता है कि हम सबकी एज रुक जाएगी, हम सदा जीवन भर जवान रहेंगे जी। पर एक आने वाले टाइम में, आने वाली बढ़ती एज में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको फ्री करना है, आपको जाना भी है। यार बहुत सच बताऊं तो मैं तो 5 मिनट आगे का भी नहीं सोचता हूँ, और सोचना चाहिए भी नहीं। अगर आगे का सोचते रहेंगे तो फिर अब क्या जिएंगे? अच्छा, आज में कैसे जिएंगे? क्यों आगे का नहीं सोचना? एटलीस्ट 5 मिनट का आगे का सोचना ही तो इल्यूजन है कलयुग का, वही तो नहीं करना है। हाँ सच कह रहा हूँ, मैं तो 5 दिन आगे का भी नहीं सोचता हूँ कब क्या होने वाला है। अच्छा, कभी अच्छा आपको कॉम्प्लीमेंट आया है कि आप एकदम भारी भरकम इंसान दिखते हैं? मतलब मूंछों से आता है कभी कभी कि दूर से देख के आपको लगता है कि बहुत तुम ऐसे एरोगेंट हो गए, लेकिन जब बात करते हैं पास में जाके तो लगता है अरे ये तो बड़ा अप्रोचेबल आदमी है, वैसा। चलो, आपको तो अप्रोचेबल बोलते थे, मुझे तो बुद्धा बोल देते हैं। बाल वाइट हो गए, क्या करें यार, इंसान जवानी बाल वाइट हो रहे। मेरी भी दाढ़ी हो रही है धीरे, दाढ़ी वाले को थोड़ी सफेद हो रही है। दाढ़ी वाले को बुद्धा कहा जा सकता है, बाल वालों को बुद्धा नहीं कहा जा सकता ना, दाढ़ी तो वही काली है। ठीक है, तो मतलब इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपको कहीं जाना है, आपका टाइम है, आप मुंबई से अपना टाइम निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हमारे साथ विक्रम रहे हैं, और विक्रम की पोइट्री आती रहती है टाइम टाइम पे, अपना बहुत सारा काम करते हैं, मल्टीटास्किंग जिसे कहते हैं। हम अक्सर वुमेन्स को कहते हैं मल्टीटास्किंग, पर मैन भी मल्टीटास्किंग होते हैं। और एक पंजाब का व्यक्ति शायरी में घुस रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि पंजाब में या तो ट्रक चलता है, या तो फिर बिजनेस के लिए कनाडा जाते हैं, या तो अपना खेत खलियान। और आप कभी पंजाब में आए भी नहीं है, आपकी बातों से पता चल रहा है। ये पंजाब आके देखिए, नहीं, हर दूसरा तीसरा बंदा शायर है वहां पे, हर दूसरा। आपने पंजाब देखा ही कितना है जो बातें कर रहे हैं आप। बॉलीवुड वाला पंजाब देखा है इन्होंने, बॉलीवुड वाला नहीं। जो हम एक्चुअली आप आइए बिहार, आपने बिहार में देखा होगा। मैं तो स्टीरियोटाइप कर भी नहीं रहा ना बिहार, ये ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं तो वो होता है ना, हमारी जो छवि बनती है ना। इंटरव्यू में ले रहा हूँ तो मेरे को माइक मेरे हाथ में भी है, इंटरव्यू में ले रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तो माइंड मत कीजिए, जो छवि है माइंड में कर ही नहीं रहा, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यही वाइंड अप करते हैं। आपको कौन सा पार्ट कितना अच्छा लगा, आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत शुक्रिया।